नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप इस वीडियो को यूटिलाइज करते हैं प्रैक्टिस के रूप में और बाद में अपना कमेंट करके बताते हैं कि आपका क्या स्कोर रहता है। और खास बात यह है कि आप जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं उसे आप फोकस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन प्लान बनाते हैं अपने और रिवाइज करते हैं बार बार, तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। विद रेफरेंस टू विजुअलिटी गैप फंडिंग विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपसे विजुअलिटी गैप फंडिंग के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और नीचे आपके पास ये थर्ड स्टेटमेंट है। ये तीन स्टेटमेंट है आपके पास। तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए फिर एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, वीजीएफ का मतलब है विजुअलिटी गैप फंडिंग रेफर टू द वन टाइम ग्रांट प्रोवाइडेड टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाई बट फॉल शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल विजुअलिटी। यानी कि आपसे ये बोला जा रहा है कि वीजीएफ यानी कि विजुअलिटी गैप फंडिंग की अगर हम बात करें, ये वन टाइम सपोर्ट है किसी भी सेक्टर को, एक तरह से कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए, ये बोला जा रहा है आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है द वीजीएफ स्कीम वाज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओनली। यानी कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला जो डिपार्टमेंट है हमारी कंट्री में वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। और ये बोला जा रहा है ये जो स्कीम स्टार्ट की गई है इसका मेन मकसद ये है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको सपोर्ट करना, उसके लिए ये प्रोजेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड 40% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट टीपीसी एज द विजुअलिटी गैप फंडिंग। विजुअलिटी गैप फंडिंग के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, 40% तक का कॉस्ट बियर करती है ताकि ये जो सेटअप सेट किया जा सके। तो ये तीन स्टेटमेंट है आपके सामने। तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो स्टेटमेंट आपके पास है वो आपको करेक्ट दे रखे हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आपसे पूछा गया था विजुअलिटी गैप फंडिंग के बारे में, तो अब इसकी क्लियर मीनिंग यही है कि ये वन टाइम ग्रांट प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हमारी कंट्री में सेट किया जा सके। यानी कि आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो इसमें आपसे बोला गया कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है वो इस प्रोजेक्ट को, इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और लॉन्च जो किया है इसे पब्लिक अथॉरिटी के साथ यानी पब्लिक सेक्टर के साथ यानी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी, और प्राइवेट सेक्टर के अलावा इंडिविजुअल अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट सेट करना चाहता है तो ये असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, एक फंड प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर पीएसयू के लिए नहीं, ये पीएसयू के साथ साथ आप कह सकते हो कि प्राइवेट कंपनी को भी ये हेल्प प्रोवाइड करता है। ये मेनली जो होता है क्या है कि पीपीई मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये काम करता है और ये प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ किसी इंडिविजुअल को भी सपोर्ट करने का काम करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट जो दे रखा है हमें वो गलत दे रखा है। और इसे जो लॉन्च किया गया था 2006 में हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था। बाकी थर्ड स्टेटमेंट जैसा आपसे बोला गया कि 40% तक का जो कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट वो प्रोजेक्ट का, वो बियर करती है गवर्नमेंट एज ए ग्रांट प्रोवाइड करके। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर सी हो जाएगा। In which of the sector the production link incentives PLI scheme has been allowed by the central government? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस सेक्टर के अंदर, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पीएलआई के बारे में। पीएलआई का यहां पे मीनिंग ये है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात की जा रही है। तो आपके पास जो कुछ सेक्टर के जो नाम गिवन है वो फर्स्ट ये है टेलीकॉम, सेकंड स्टील, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्थ सोलर फोटोवोल्टिक्स मॉड्यूल और फिफ्थ फूड प्रोसेसिंग। तो ये 5 सेक्टर आपको गिवन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इसमें प्रोवाइड की जाती है।
और आपके पास जो ऑप्शन है जो आपको करेक्ट चूज करना है वो कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इट मींस ये कि फर्स्ट को छोड़कर के बाकी सारे ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहे हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट जो है सारे के सारे जो सेक्टर आपको दे रखे हैं सारे ही करेक्ट है इसमें, जिसमें पीएलआई स्कीम के थ्रू, पीएलआई का मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के थ्रू यहाँ पे एक तरह से स्कीम में इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। तो अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। जैसे कि आप जानते हैं पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की अगर बात करें तो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक तरह से इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो प्रोवाइड किया जाता है ये टोटल 10 सेक्टर में प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि जहां पे जो आपको ये पांचों दे रखे हैं ये पांचों तो बिल्कुल करेक्ट है। टेलीकॉम, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर फोटोवोल्टिक्स मॉड्यूल्स और फूड प्रोसेसिंग, इन सब में प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी सेक्टर है जहां पे ये प्रोवाइड किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग में प्रोवाइड किया जाता है, टेक्सटाइल में प्रोवाइड किया जाता है, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, टेलीकॉम सेक्टर, ये कह सकते हो फोटोवोल्टिक में, यानी कि बहुत ऐसे टोटल 10 सेक्टर में ये जो इंसेंटिव प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री से लॉन्च करती है। तो पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक स्कीम की अगर हम बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली इसे अप्रूव कर दिया गया है और इस स्कीम को हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया है। तो आप कह सकते हो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि भी सारे के सारे स्टेटमेंट 1 से 1 2 3 4 5 सारे ही ऑप्शन जो आपको दे रखे सेक्टर सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। विद रेफरेंस टू ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास और उसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है देयर इज नो लॉ येट टू रेगुलेट द ओटीटी प्लेटफॉर्म इन इंडिया। हमारी कंट्री में ओटीटी जो मॉडल होता है उसको प्लेटफॉर्म को मॉनिटर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इट मींस ये कह सकते हो जो ओपन ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है जैसे आजकल अमेजन प्राइम और बाकी चीजें जो आ रही है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए अभी तक हमारी कंट्री में कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। इसी के बारे में आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है नाउ द ओटीटी एंड डिजिटल कंटेंट इज अंडर द एम्बिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, अब इसे रेगुलेट करने के लिए इसे डाल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको बताना है ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहां दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। यानी कि अभी मतलब रिसेंट पीरियड तक आप बोल सकते हो हमारी कंट्री में कोई लॉ या रेगुलेट इसे करने के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया गया थे गवर्नमेंट के द्वारा कि भी ये जो होता है ये जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप ये कह सकते हो ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट वगैरह यूज करके जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग जो जैसी चीजें होती है इसके रिगार्डिंग में, और इसे अब डाल दिया गया है हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर डाल दिया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो इसके जो कुछ एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और इस तरह की जो सर्विस होते हैं जहां आप वीडियो वगैरह देख सकते हो, मूवी वगैरह देख सकते हो, कुछ चैनल को भी लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हो, तो इसे अब जो है कंट्रोल किया जाएगा हमारी कंट्री के में जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वो इसे मॉनिटर करने का काम करेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट हमें करेक्ट दे रखे हैं। Which of the following initiatives have been undertaken by the Indian to assist Maldives? हमारी कंट्री के द्वारा यानी कि इंडिया के द्वारा मालदीव को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन सी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कौन सी पहल स्टार्ट की गई है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि ऑपरेशन संजीवनी, जो कि मालदीव को एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड आपसे बोला जा रहा है मिशन सागर, जो कि इंडिया किसी तरह से हेल्प कर रही है मालदीव को इस प्रोग्राम के थ्रू, इस मिशन के द्वारा। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है ऑपरेशन नीर, और नीर भी आपसे बोला जा रहा है कि ये भी एक तरह से असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मालदीव को। तो ये तीन तरह के असिस्टेंट आपको बताए गए हैं कि जो एक तरह से सपोर्ट हेल्प कह सकते हो कि किसी भी क्राइसिस में इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है मालदीव को। आपको चूज करना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, यानी कि आपको सही असिस्टेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ मालदीव को प्रोवाइड की जा रही है वो आपको चूज करना है।
ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है, फर्स्ट एंड थर्ड वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मालदीव गवर्नमेंट को ये हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड वो करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी, तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट, यानी कि तीनों ही जो ये आपकी इनिशिएटिव्स आप बोल सकते हो, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया मालदीव को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करने से पहले हम एक बार लोकेशन देख लेते हैं, मालदीव की लोकेशन क्या है। हमारी कंट्री में जो बिल्कुल साउदर्न एरिया है, यानी कि आप ये कह सकते हो जो केरला वाला एरिया है, और इधर जो तमिलनाडु वाला एरिया है, केरला और तमिलनाडु के से बिल्कुल नीचे आप इधर जानते हैं श्रीलंका है, और बिल्कुल अगर नीचे जाते हैं यानी साउथ की तरफ जाते हैं तो कुछ आइलैंड आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो आइलैंड है, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड कह सकते हो, ये सबके सब क्या है, मालदीव एक कंट्री फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारे ये आइलैंड के नेम है। तो ये जो आइलैंड है, इसमें जो कैपिटल है इस कंट्री की वो माले है। तो हमारी गवर्नमेंट हमेशा इंडियन ओशन में जो भी कंट्री है, छोटी छोटी कंट्री है, उसे हेल्प प्रोवाइड करने का कुछ ना कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करती है। उन्हीं में से ये है कि 2020 में, यानी कि इस साल जो जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, ये तीनों ही इनिशिएटिव जो आपको दिए गए थे, ऑपरेशन संजीवनी, मिशन सागर और ऑपरेशन नीर, ये तीनों ही इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और ये जो इनिशिएटिव है मालदीव को हेल्प करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन संजीवनी के थ्रू अभी जो अप्रैल 2020 में कोविड-19 की जो प्रॉब्लम वर्ल्ड ओवर जो फेस की जा रही थी, तो उसमें एक मेडिसिन सप्लाई की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मालदीव के गवर्नमेंट को, वहां के लोगों के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें मिशन सागर की, तो मिशन सागर मई में ये सर्विस प्रोवाइड की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, मई 2020 के अंदर ही, जिसके अंदर फूड आइटम और मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मालदीव में रहने वाले लोगों के लिए। अगर हम बात करें ऑपरेशन नीर की बात करें, इसे 2014 में हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और इसका जो मेन मकसद ये था कि मालदीव में जो लोग रहते हैं उन्हें ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, उनके पास पानी पहुंचे। तो एक तरह से आप कह सकते हो उनके लिए पानी भेजा गया था हमारी कंट्री से। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे रखे, तीनों ही जो ऑपरेशन दे रखे, तीनों जो स्कीम आपको दे रखे, ये सबकी किससे रिलेटेड है, इंडिया और मालदीव के रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कि इंडियन गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड कर रही है मालदीव गवर्नमेंट की। तो करेक्ट आंसर आप कह सकते हैं ऑप्शन डी हो गया। With reference to the Foreign Contribution Regulation Act FCRA, consider following statement। इस क्वेश्चन में आपसे FCRA के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये तीन स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास ये है, और थर्ड स्टेटमेंट ये है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि इस एक्ट को जो लॉन्च करने का, इंप्लीमेंट करने का जो भी कह सकते हो, वो काम कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करती है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द एक्ट प्रोहिबिट द पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम रिसीविंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये एक्ट एक तरह से प्रोहिबिट करता है, बैन लगाती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी बाहर से कोई भी फंड वगैरह रिसीव करने के लिए। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एसोसिएशन, ग्रुप एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी एनजीओ होते हैं, जितने भी एसोसिएशन है, जितने भी ग्रुप है, उन सब के लिए ये जो एक्ट है, ये लॉ है, एप्लीकेबल होता है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं रिगार्डिंग FCRA, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी फॉरेन से जो भी एक तरह से कोई भी फंड वगैरह आता है, उसके रिगार्डिंग में ये एक्ट बनाया गया है। आपको बताना है कि भाई इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ वो करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी, इसमें आपसे तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये आपसे बोला जा रहा है फोर्थ ऑप्शन में। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है, इसको आप चूज कर लीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें FCRA, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की बात करें, तो ये हमारी कंट्री में बाहर की कंट्री से, चाइना से, USA से, UK से, कहीं से भी कोई फंडिंग आती है तो उसको रेगुलेट करने का काम करती है। ये जो टोटली जो होती है, ये मॉनिटर करती है एनजीओ की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है, यानी कि एनजीओ के पास कोई भी डोनेशन वगैरह आता है, कोई डोनेशन आ गया, कोई भी किसी भी तरह का कोई फंड आता है, उसको मॉनिटर करने का ये काम करती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि बाहर से कोई भी डोनेशन वगैरह उसको बैन करने का ये एक्ट हमारी कंट्री में लाया गया है, जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि 1976 में इसे इनएक्ट किया गया था, और इसे इंप्लीमेंट या रेगुलेट करने का काम 2010 से हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था। मेन फोकस इसके अंदर ये है कि जितने भी डोनेशन है या फिर कोई भी है हॉस्पिटैलिटी जो इंडियन
सिटीजन को मिल रही है, बाहर से एनजीओ के थ्रू मिल रही है, तो उस पर मॉनिटर करके उसको बैन करने। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कई बार क्या होता है कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर बाहर से कोई दूसरी कंट्री इस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करके कुछ इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट करवाती है, जैसे आप टेररिज्म वगैरह फैलाने में एक तरह से रोल अदा करती है, आप कह सकते हो। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट इसे मॉनिटर करने का काम करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे जो मिनिस्ट्री के बारे में बोला गया था, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर ना होकर के यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसे मॉनिटर करने का या इसे इंप्लीमेंट करने का काम करती है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जैसे आपसे बोला गया एनजीओ को रेगुलेट करने का काम करती है। हाँ, ये बात बिल्कुल एकदम करेक्ट कह सकते हैं आप। और थर्ड में जैसा कि आपसे बोला गया कि ये सिर्फ और सिर्फ ये सब हर तरह के जो एसोसिएशन होते हैं उसके लिए ये मॉनिटर करती है। नहीं, ये सबके लिए नहीं है। ये जो रूल रेगुलेशन बनाया गया सिर्फ और सिर्फ एनजीओ के लिए बनाया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो भी एनजीओ है किसी सेक्टर में काम कर रही है उसके लिए जो फॉरेन डोनेशन आता है उसको प्रोहिबिट करने के लिए, उसको बैन करने के लिए ये सिर्फ इस रूल रेगुलेशन को लाया गया है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि भी आपका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए हो जाता है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये फॉरेन से जो पैसा वगैरह आता है उसको मॉनिटर करने का काम किया जाता है। ठीक है, और किसके लिए है ये एप्लीकेबल? सिर्फ और सिर्फ एनजीओ के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और मिनिस्ट्री जो इसे रेगुलेट करने का काम करी, इंप्लीमेंट करने का काम करी, वो होम अफेयर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। अब आज आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री के अंदर कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, ये इसके मिनिस्टर कौन है, आपको ये बताना है। इसके अलावा ये बताना है इसके फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे दो क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन को आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या स्कोर आपका रहता है वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पहली बार आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।